गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। तो आज अपने इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड में सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो या सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे इस वीडियो को देखकर बीआरएस कंप्लीट सीख सकते हो। बीआरएस को वैसे तो 11th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर कंसीडर किया जाता है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। आप इस चैप्टर के किसी भी टिपिकल सम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर में मैं आपको किसी भी चीज को रटने के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं हर एक चीज के पीछे की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि उस ट्रिक को फॉलो करके आप किसी भी टिपिकल सम्स को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज अपने पढ़ने वाले हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अपने इस चैप्टर की थीम समझेंगे कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है और हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ने के पीछे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्मली किसी भी बिजनेस को देखो तो मैक्सिमम बिजनेस में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं, यानी बैंक से ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को चेक से पेमेंट किया या आपने किसी से चेक से पेमेंट लिया या बैंक ने आपके कुछ चार्जेस काट लिए या बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया या आपके किसी कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। आजकल आप देखते हो गूगल पे, फोन पे के जरिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर देते हैं। तो बैंक से दुनिया भर का ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस को होता है। ठीक है, तो बैंक से इतने सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसे मेंटेन करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम दो बुक्स मेंटेन करते हैं। एक का नाम है कैश बुक, एक का नाम क्या है, कैश बुक। कैश बुक मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैश बुक पढ़ा हो तो एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक डबल कॉलम कैश बुक होता है। डबल कॉलम में क्या होता है कि एक कॉलम तो कैश वाली होती है, एक कॉलम बैंक की होती है। अगर आपने कैश बुक पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश वाले कॉलम में कैश का ट्रांजैक्शन जाता है और बैंक वाले कॉलम में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाता है। इसका मतलब अगर मेरे बैंक में पैसा आया या बैंक के थ्रू पैसा गया तो हम बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। तो जब भी मैं कैश बुक कहूं तो इस चैप्टर में जब भी मैं कैश बुक कहूं तो आप समझ जाना मैं कैश बुक की बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, मैं कैश बुक की बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। ओके, अब अगला जो बुक है वो है पासबुक। बेसिकली पासबुक बैंक मेंटेन करते हैं। पासबुक को अपने जनरली बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो कैश बुक हो गया, एक पासबुक हो गया। कैश बुक हम खुद मेंटेन करते हैं, पासबुक हमारी बैंक मेंटेन करती है। पासबुक में जो एंट्री होता है वो बैंक करता है और कैश बुक में जो एंट्री होता है वो हम खुद करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो कैश बुक जब भी मैं बोलूं तो कैश बुक का बैंक वाला कॉलम, पासबुक जब मैं बोलूं तो पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। ऑब्वियसली पासबुक रहता है हमारे पास में, ऑब्वियसली पासबुक हम खुद रखते हैं, बट पासबुक में एंट्री हम नहीं करते बल्कि हमारी बैंक करती है। हमारी जो बैंक की मशीन है वो पासबुक में एंट्री करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये हमारा रहा कैश बुक। अपने को पता है कैश बुक में एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। जब भी कैश का इनफ्लो होता है हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी अपने पास कैश आता है तो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और जब कैश जाता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक में बेसिकली इनफ्लो को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लो को किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। बट इसके उल्टा, बट पासबुक में इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है, बैंक। तो बैंक अपनी तरफ से सोचती है ना। ठीक है, तो आप अगर पासबुक देखो, अगर आप अपने पापा का या किसी भी बिजनेस का जब पासबुक देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब पासबुक में आउटफ्लो होगा, जब बैंक से पैसा आउटफ्लो होगा तो पासबुक में वो डेबिट साइड में लिखा होगा, और जब बैंक में पैसा इनफ्लो होगा यानी जब बैंक में पैसा आएगा तो पासबुक में उसे क्रेडिट साइड में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करो तो उस 10,000 की एंट्री डेबिट में नहीं बल्कि क्रेडिट में होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आप अपने बैंक से 2,000 रुपए विड्रॉ करो तो उस 2,000 की एंट्री डेबिट में होगी। इसका मतलब जब बैंक से पैसा जाएगा तो डेबिट में होगा और जब बैंक में पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्रेडिट में होता है। लेकिन इसके उल्टा हम कैश बुक में करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कहां पे क्या रिकॉर्डिंग होगा। अगर आपने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है तो हम उसे इनफ्लो मानेंगे और डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैं कैश बुक का बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने अपने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया तो आपके बैंक में पैसा आया, इनफ्लो हुआ, हम उसे कैश बुक में डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बट पासबुक में वो चीज इनफ्लो को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आपने बैंक से 2,000 रुपया विड्रॉ किया तो आपके बैंक से पैसा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो आप उसे कैश बुक में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। बट इन द सेम मैनर पासबुक में इसका रिवर्स एंट्री होगा, पासबुक में उस आउटफ्लो को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को पता है। आप किसी भी पासबुक को देख के ये एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक। तो बैंक अपनी तरफ से सोचती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में डेबिट में होते हैं वही ट्रांजैक्शन पासबुक में क्रेडिट में होते हैं, और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में क्रेडिट में होते हैं पासबुक में वही ट्रांजैक्शंस डेबिट में होते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम समझ रहे थे कि बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हम दो बुक मेंटेन करते हैं, एक कैश बुक जो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं जिसमें, और एक पासबुक जिसमें रिकॉर्डिंग बैंक करता है, बैंक के मशीन करते हैं, ठीक है। पासबुक अपने बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में अपने को करना क्या, देखिए मैंने एक डेट लिया 31 मार्च 2024, ईयर एंड 31 मार्च 2024, इस दिन को अपना ईयर एंड होता है। इस दिन मैंने चेक किया कि हमारे कैश बुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो से 5 लाख रुपीस का है। इसका मतलब ये कि 31 मार्च को मैंने जब अपना कैश बुक देखा तो कैश बुक के हिसाब से हमारे बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई जब आप पासबुक चेक करोगे, सेम डेट पे जब आप पासबुक चेक करोगे तो पासबुक के हिसाब से भी सेम बैलेंस होना चाहिए, क्लियर है। तो कैश बुक के हिसाब से जितना बैंक बैलेंस है पासबुक के हिसाब से उतना ही बैंक बैलेंस होना चाहिए। हाँ ये बात है कि अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होता है तो पासबुक के हिसाब से वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं पासबुक में सेम ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, बेसिकली मंथ एंड पे या ईयर एंड पे, कैश बुक का जो बैलेंस होता है पासबुक का वो बैलेंस आपस में बराबर होना चाहिए। यानी अगर हमारा बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से 5 लाख है तो पासबुक के हिसाब से भी हमारा बैंक बैलेंस 5 लाख होना चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए ये दोनों बैलेंस। बट अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो क्या, सपोज आपके कैश बुक के हिसाब से बैलेंस 5 लाख का है बट आपके पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है वो 4,50,000 का है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। मैं आपको बता रहा हूं अभी आगे के एग्जांपल से। तो अगर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच ना करें तो फिर, तो इसका मतलब क्या अपने अकाउंट्स तो क्या आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है? आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी नहीं है, आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है टाइमिंग का। इसका मतलब टाइमिंग डिफरेंस के वजह से ये दोनों बैलेंस में डिफरेंस आया है। तो अपने बेसिकली क्या करते हैं, अपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट बना के दोनों के बैलेंस के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मेंशन करेंगे कि देखो भैया कैश बुक के हिसाब से 5 लाख आ रहा है, पासबुक के हिसाब से 4.5 लाख आ रहा है, 50,000 का जो डिफरेंस है, 50,000 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह ये है। बस इतना काम कर देंगे, हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बट इफ नॉट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तब वी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, तब अपने एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें अपने रिकंसाइल करेंगे, मतलब मैच करेंगे बोथ द बैलेंस, दोनों बैलेंस को मैच करेंगे और शोइंग द ट्रांजैक्शंस, और उस ट्रांजैक्शन को भी मेंशन करेंगे जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है, ठीक है। तो सपोज आपके कैश बुक का बैलेंस है 5 लाख और पासबुक का बैलेंस है 4.5 लाख, तो जो 50,000 का डिफरेंस है ये डिफरेंस क्यों है भाई, किस ट्रांजैक्शन की वजह से ये डिफरेंस आया, उस ट्रांजैक्शन को अपने शो करेंगे और दोनों का बैलेंस को आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ बैंक एज पर पासबुक, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि कैश बुक और पासबुक के बीच जो डिफरेंस है, यानी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, और उस डिफरेंस को अपने फाइनली उसमें मैच करते हैं। तो आई होप आपको बीआरएस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, इसके बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। पहला मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। सपोज 31 मार्च 2024 को हमने अपना कैश बुक चेक किया, कैश बुक के हिसाब से हमारा जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। तो कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज का आ रहा है, बट जब हमने अपना पासबुक चेक किया तो पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस 1,20,000 आ रहा है। ये क्या लोचा है भाई, ये क्या गड़बड़ हुआ? कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस 1 लाख बट पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस 1,20,000, पासबुक के हिसाब से 20,000 ज्यादा क्यों है? 31 मार्च के दिन जब मैंने अपना कैश बुक और पासबुक दोनों देखा तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस 1 लाख बट पासबुक के हिसाब से 1,20,000, दोनों के बीच 20,000 का डिफरेंस क्यों है? मैंने पता किया, जब पता किया तो मुझे रीजन पता चला कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। वाह बहुत बढ़िया। हमेशा बैंक हमारी चार्जेस वगैरह काटते हैं बट इस बार हमारे बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑफ ₹20,000, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट किया। मैंने आपको बताया था बैंक में क्रेडिट कब होता है, इधर देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि जब इनफ्लो होता है तो हमारा बैंक में अमाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक में पैसा आता है तो पासबुक में वो क्रेडिट साइड में आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने रीजन पता किया तो रीजन ये था कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹20,000, मतलब बैंक ने हमें 20,000 रुपया का इंटरेस्ट दे दिया। कांग्रेचुलेशन। तो भाई बैंक ने आपको 20,000 का इंटरेस्ट दिया तो इससे डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस आने की वजह यह हो सकती है कि आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया और इस बात की जानकारी आपको कब चली? जब आप बैंक गए, अपने पासबुक को अप टू डेट कराया, आपने देखा अच्छा हमें 20,000 का इंटरेस्ट मिला। अब ये इंटरेस्ट आके आप बाद में रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, तब आपका कैश बुक बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए थे, सारे ट्रांजैक्शन पासबुक में भी रिकॉर्ड हुए हैं। कैश बुक का बैलेंस 1 लाख, पासबुक का बैलेंस 1,20,000 क्यों आया? 20,000 का बैलेंस पासबुक में एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि 20,000 का बैंक ने इंटरेस्ट दिया था। इस बात की जानकारी आपको 31 मार्च तक नहीं थी। बाद में पता चला कि भैया हमें तो इंटरेस्ट मिला है इसलिए हमारा पासबुक का बैलेंस ज्यादा है।
ठीक है, और कैश बुक का बैलेंस कम है। क्या करेंगे, अब अपने बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को बना के हम कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस को आपस में मैच करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप पूरा लिखोगे, नो शॉर्टकट। तो बीआरएस बनाने जा रहे हैं किस दिन का, ऑन 31 मार्च 2024, क्योंकि इसी दिन लफड़ा हुआ था भाई कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। ठीक है, तो ये रहा बीआरएस का फॉर्मेट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, यानी दो अमाउंट का कॉलम होगा, एक होगा डिटेल का। डिटेल में अपने प्लस माइनस करते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में फाइनल अमाउंट जाता है। एक मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है, अगर आपने जनरल एंट्री नहीं सीखा, फिर भी ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के लिए अकाउंट्स की बेसिक्स नॉलेज, जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर को समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो इस यहां पे हम कैसे लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से हमारा कितना बैलेंस है। तो कैश बुक के हिसाब से हमारा कितना बैलेंस है भाई, 1 लाख। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1 लाख, ये हमने लिख दिया। कैश बुक के हिसाब से हमारा जो बैलेंस है वो 1 लाख का, कैश बुक के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना, 1 लाख। ठीक है, अब बताओ 20,000 का जो इंटरेस्ट मिला वो कहां पे रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में। क्या वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, नहीं सर, कैश बुक में 20,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर का कैसे लाएंगे। तो हम कैश बुक के जो बैलेंस है उसको पासबुक के बैलेंस के बराबर कैसे लाएंगे, 1 लाख को 1,20,000 करने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पे अपने क्या, तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाउ मच, 20,000। तो 20,000 अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1 लाख में 20,000 ऐड करके यहां पे हो गया 1,20,000, जो हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 1 लाख, पासबुक का बैलेंस 1,20,000। 20,000 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 20,000 का जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट के वजह से, जो बैंक ने हमें दिया था बट हमें पता नहीं चला और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर इस 20,000 को 1 लाख में ऐड कर देते हैं तो 1,20,000 हो गया। तो हमने क्या किया, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल किया, मैच किया। कैसे मैच किया, जिन ट्रांजैक्शन की वजह से ये डिफरेंस था उन ट्रांजैक्शन को शो करते हुए। ठीक है, हमारा अगला एग्जांपल है, इसमें हमने जो डेट लिया हुआ है 31 मार्च 2025। यहां पे देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 1 लाख है। मैंने एक हाथ में कैश बुक लिया और देखा कि कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस कितना रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो दूसरे हाथ में मैंने अपना पासबुक लिया और जब पासबुक के हिसाब से मैंने बैंक बैलेंस चेक किया तो 70,000। इस बार हमारा पासबुक में बैलेंस कम है, इस बार पासबुक के हिसाब से हमारा बैलेंस कम है, यानी पासबुक बता रहा है 70,000 बट कैश बुक बता रहा है 1 लाख। पासबुक में 30,000 का बैलेंस कम क्यों है, क्या रीजन है, क्या बैंक ने 30,000, क्या बैंक वालों ने हमारा 30,000 खा गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं 30,000 के पीछे क्या, हमने रीजन पता करने की कोशिश की कि ये 30,000 का डिफरेंस आखिर आया क्यों। तो हमें पता चला कि चेक ऑफ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम ए पार्टी, हमें एक पार्टी से 30,000 का चेक मिला था। क्यों मिला था, हमने उसे 30,000 का गुड्स बेचा होगा, अब उसने पेमेंट चेक में किया, तो 30,000 का चेक हमें एक पार्टी से मिला है एंड डिपॉजिटेड ऑन 30 मार्च 2025, यानी 31 मार्च के ठीक एक दिन पहले। इसके ठीक ये जो डेट है, जिस डेट को हमने बैलेंस चेक किया उसके ठीक एक दिन पहले, मतलब जिस डेट को हमने बैलेंस चेक किया उसके ठीक एक दिन पहले हमें एक पार्टी से चेक मिलता है 30,000 का, और उस चेक को हमने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। बट चेक नॉट क्लियर्ड बाय बैंक टिल 31 मार्च, लेकिन बैंक वाले ने 31 मार्च तक हमारा चेक क्लियर नहीं किया। बैंक का वही फंडा है, लंच के बाद आओ, इस वजह से तो 30 मार्च को जमा किया हुआ चेक 31 मार्च तक बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया। मतलब क्लियर नहीं किया मतलब भाई एक पार्टी, सपोज मिस्टर एक्स, सपोज मिस्टर राम से मुझे चेक मिला, मैंने राम का चेक बैंक में जमा किया, तो बैंक को क्या करना चाहिए, राम के अकाउंट से पैसा डिडक्ट, तो बैंक को क्या करना चाहिए, राम के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना चाहिए। बट बैंक वालों ने ये काम नहीं किया, 31 मार्च तक बैंक वालों ने ये काम नहीं किया। ठीक है, क्लियर हो गया। 30,000 का मुझे चेक मिला, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक वालों ने उस चेक को क्लियर नहीं किया, मतलब उस चेक का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं डाला। तो एक बात बताओ, मेरे अकाउंट में नहीं डाला मतलब मेरे पासबुक में वो 30,000 की एंट्री नहीं हुई है। अगर वो चेक क्लियर हो चुका होता तो मेरे पासबुक में वो 30,000 की एंट्री हो चुकी होती, लेकिन भाई मैंने तो कैश बुक में एंट्री कर दिया, क्योंकि जैसे ही मुझे पार्टी से चेक मिला वैसे ही मुझे लगा कि पैसा आया है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। क्योंकि कैश बुक अगर आप पढ़े हो तो आपको पता है, अगर हमें चेक मिलता है और चेक को हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मिस्टर राम ने हमें 30,000 का चेक दिया, हमने उस अमाउंट को कैश बुक में लिख दिया कि 30,000 रुपया आया। ठीक है, बट उस चेक को जब बैंक में जमा किया बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, जिसके वजह से जब बैंक क्लियर नहीं किया तो हमारे पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। तो हमारी कैश बुक में 30,000 की एंट्री हो गई बट पासबुक में 30,000 की एंट्री नहीं हुई, तो इस वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच 30,000 का डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि टाइमिंग की वजह से अभी बैंक को 2-3 दिन या 1-2 दिन और लगेगा उस चेक को क्लियर करने में। मैं 31 मार्च को चेक कर रहा हूं, जो बैलेंस
कैशबुक के हिसाब से 1 लाख, बट पासबुक के हिसाब से 70,000। हो सकता है 31 मार्च को क्लियर ना करे, 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को क्लियर हो जाए, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये 30,000 का डिफरेंस आया। तो अपने इसे बीआरएस कैसे बनाएंगे बताइए। तो बीआरएस सेम पैटर्न पे बनेगा। बीआरएस हमने हेडिंग दिया, हमने बीआरएस को हेडिंग दिया एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। बताइए कैशबुक के हिसाब से कितना बैलेंस था, 1 लाख, ठीक है। पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस है 70,000। तो भाई 1 लाख में, तो कैशबुक के हिसाब से बैलेंस 1 लाख, पासबुक के हिसाब से बैलेंस 70,000, 30,000, यानी 1 लाख में ऐसा क्या करे कि 70,000 आ जाए। 30,000 माइनस करेंगे, तो अगर 1 लाख में हम 30,000 को माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस 70,000 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैशबुक में क्योंकि समझिए कैशबुक में हमने वो 30,000 वाली एंट्री कर दी है, बट पासबुक में अभी तक नहीं हुआ। हमने कैशबुक के बैलेंस को लिया है, उसमें ऐड या लेस करके, ऐड एंड लेस करके मुझे पासबुक का बैलेंस लेकर आना है। तो 1 लाख में हम 30,000 को ऐड करें या 30,000 को लेस करें, 30,000 को लेस करेंगे तब ना हमारा पासबुक का बैलेंस आएगा। यानी पासबुक में 30,000 की एंट्री नहीं हुई है, बट कैशबुक में हो गई है, तो हम कैशबुक से भी उस एंट्री को हटा देंगे, तब वो हमारा पासबुक का बैलेंस से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है। तो आप देखो बीआरएस यानी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कैशबुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को आपस में मैच करते हैं और उन ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं जिनके वजह से ये डिफरेंस हुआ है, ठीक है। उन ट्रांजैक्शन को दिखाते हुए जिनके वजह से ये डिफरेंस हुआ है। आप आई होप आपको इस चैप्टर का थीम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमारा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग है, मैच ना करे आपस में, तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होती है, ऑडिट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दोनों बैलेंस आपस में हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल है कि सर यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन था, एक वजह थी जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी कैशबुक का ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैशबुक का बैलेंस है सपोज 1 लाख और पासबुक का बैलेंस है 70,000, तो 30,000 का जो डिफरेंस है ये एक नहीं बल्कि 3-4 ट्रांजैक्शन की वजह से हो। तो अगर एक ट्रांजैक्शन है तो आराम से समझ में आ रहा है कि प्लस करना है कि माइनस, लेकिन अगर 3-4 या 4-5 या 5-6 ट्रांजैक्शन हो या 10 ट्रांजैक्शन हो तब उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। अब देखिए मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को यूज करके आप बीआरएस का टिपिकल से टिपिकल सम सॉल्व कर पाओगे। आपको किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या प्लस करे क्या माइनस करे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक शानदार ट्रिक अगली वीडियो में। आज की क्लास मैं यहीं तक खत्म करता हूं। ये हमारे बीआरएस का फर्स्ट एपिसोड रहा है, ठीक है। तो बीआरएस चैप्टर में 2 से 3 एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगा और मैं टिपिकल सम्स भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे अब मैं अपने उस ट्रिक को यूज करके उस टिपिकल सम को सॉल्व करता हूं। तो यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप अपने कॉमर्स फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो इससे और भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे हमारे चैनल में, इससे हमारी मोटिवेशंस बढ़ेंगे और इसी तरह से मैं आपके सारे टिपिकल चैप्टर के वीडियो अपलोड करते रहूंगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी डाउट्स है उसे कमेंट करें और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।